आप लोग तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो सब्जेक्टिव में देखिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं उन सवालों की सीरीज में देखिए इससे पहले बहुत से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। सर 2 या 3 सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसी सीरीज के क्रम में देखिए यहाँ पर ये हमारा तीसरा या वीडियो हो सकता है, चौथा पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा सारे के सारे वीडियो। उसमें से ये वीडियो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लास्ट वीडियो जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर दिए गए। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार की हर अपडेट आपको चैनल में मिलते रहे। तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मांग के नियम की देखिए व्याख्या करनी है। क्या इस नियम में देखिए कोई अपवाद भी है, आपको बताना है क्या वो डिमेरिट है। तो मांग का नियम अर्थशास्त्र का हमारा एक आधारभूत नियम है। किसी वस्तु की जो कीमत होती है उस वस्तु की मांग से घनिष्ठ संबंध होता है। मांग और कीमत एक दूसरे के दोनों कोरिलेशन रखते हैं, पारस्परिक संबंध को। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु की मांग और उसके कीमत में संबंध जो होता है वो विपरीत संबंध है। अन्य बातों के समान होने पर अधिक कीमत पर क्या होता है, वस्तु विशेष की जो मात्रा है वो कम खरीदी जाएगी और कम कीमत रहेगा तो अधिक सामान खरीदा जाएगी। ये तो हमारे कॉमन है जीवन क्या है डेली रूटीन में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कीमत अधिक होने पर कोई वस्तु का मांग कम हो जाता है या फिर कहे तो कीमत कम रहने पर मांग अधिक हो जाता है। ये जो कथन है प्रोफेसर मार्शल देखिए कथन कहते हैं कि कीमत में कमी के साथ मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि के साथ मांग की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। ये प्रोफेसर फिर मेयर्स के द्वारा कथन दिया गया कि मांग की जो समान है, मांग की समान परिस्थितियों के अंतर्गत वस्तु की खरीदे जाने की मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में चलने वाले की प्रवृत्ति की जाती है। और मांग के नियम के देखिए कुछ अपवाद है जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पहला है कि जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे जो वस्तु जीवन के लिए अनिवार्य है उनका कीमत घटना बढ़ने पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत बढ़े चाहे न बढ़े लोग खरीदेंगे कर देंगे। कीमत कम हो या अधिक, भोजन वस्त्र आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हम लोग क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, कंपलसरी खरीदना ही पड़ेगा। अगला हमारे पास किसी के भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना है। यदि भविष्य में कोई वस्तु किसी वस्तु के नहीं मिलने या दुर्लभ होने की संभावना हो तब उसकी कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी जो सामान रहेगा उसकी मात्रा क्या रहेगी, उसकी मांग बढ़ेगी। लोग यह सोचते हैं कि दुर्लभ होने के कारण भविष्य में उस वस्तु की कीमत में और अधिक वृद्धि हो सकती है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु, जैसे बहुमूल्य वस्तु हीरा हो गया, जवाहरात हो गया, ये सारे के सारे हमारे समाज में आदर तथा सम्मान पाने के लिए उद्देश्य लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसलिए कीमत कम होने पर उनकी मांग घट जाती है क्योंकि तब ये प्रतिष्ठात्मक नहीं रह पाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। इस सवाल जुड़े हुए तो इसे आप लोग अपने अपने मस्तिष्क में नोट डाउन करते रहिएगा। अगला पूछा जाएगा देखिए ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे सवाल 2 नंबर में कि सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेसिकली। तो मनुष्य प्राय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों को हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। एक दिए गए समय में उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो अंतिम इकाई होती है उसे हम सीमांत इकाई तथा उससे जो प्राप्त हमें कह सकते हैं उपयोगिता मिलती है उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर अगला सवाल है 5 मार्क्स का कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी रहेंगी। तो क्या विशेषताएं देखिए हमारे पास, तो वो बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक लेवल में होती है तथा उसमें सभी विक्रेताओं द्वारा समान वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की देखिए कुछ विशेषताएं या कुछ शर्तें यहाँ बताई गई है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की यहाँ बड़ी संख्या पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। फलतः क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता इस स्थिति में नहीं होता है कि वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके। इसी प्रकार के बाजार में सभी फर्म की क्या होता है, मूल्य स्वीकार्य होता है और यहाँ पर मूल्य निर्धारित नहीं होता है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास होमोजेनियस गुड यानी समरूप वस्तुएं। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की वस्तुएं समरूप यानी एक समान रूप, रंग एवं आकार की होती है। यहाँ तक कि उनके नाम, गुण, रंग, पैकिंग आदि में किसी प्रकार का यहाँ अंतर नहीं पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास प्रवेश एवं निष्कासन की यहाँ आवश्यकता होती है। फ्रीडम है देखिए एंट्री और यहाँ एग्जिट की। इस बाजार में कोई भी नया फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकता है, कोई भी पुराना फर्म उद्योग से क्या होता है, बाहर भी जा सकता है। फिर परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट में। क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्येक विक्रेता कह सकते हैं के अनुसार ही अपनी वस्तु की मांग क्या करता है, नियमित करता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। और इसके बाद देखिए हमारे पास एक अगला सवाल है जो 3 मार्क्स में आपसे पूछा सकता है एग्जाम में कि साधन के घटते जो प्रतिफल के नियम को हमको समझाना है। तो जिस पैमाने में देखिए उत्पादन के साधन को बढ़ाया जाता है, यदि उसमें कम अनुपात में उत्पादन बढ़े तो उस पैमाने जो ह्रासमान या लॉस होता है या घटते हुए प्रतिफल को हम लोग संज्ञा देते हैं, इसका नाम देते हैं बेसिकली। जैसे यदि साधन को 10% बढ़ाया जाए और उत्पादन जब 7% बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में पैमाना का जो घटना प्रतिफल होता है उसे हम संज्ञा देते हैं पैमाने घटते प्रतिफल की संज्ञा। जब किसी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है लेकिन उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होता है
तो उत्पादन की प्रक्रिया में घटता हुआ प्रतिफल लागू होता है। तो ये इसका आप लोग अपने अपने कॉपी में आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कीमत और मांग में देखिए क्या संबंध है। तो किसी वस्तु की देखिए कीमत और उसकी मांग में एक घनिष्ठ संबंध होता है। मांग और कीमत एक दूसरे के पारस्परिक संबंध रिलेशन लगते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन गिरती हुई कीमत के साथ मांग की को भी जो डिमांड या मांग रहता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ती वजह से कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है उत्पादन फलन क्या है। तो हमारे पास निर्गत आगतों का फल या परिणाम जो होता है, उत्पादन फलन आगत तथा निर्गत के पारस्परिक संबंध की यह व्याख्या करता है। दूसरे में कहा जाए तो यदि दी गई तकनीक के अंतर्गत आगतों के प्रयोग से निर्गत में हुए परिवर्तन को क्या करता है, ये इसकी व्याख्या करता है। फिर अगला सवाल है हमारे पास, उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन किसी वस्तु के लिए उसकी मांग को देखिए किस प्रकार प्रभावित करता है, ये हमें बताना है। तो उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी किसी वस्तु की मांग को देखिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आय में होने वाले परिवर्तन है वो सभी वस्तुओं का मांग को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। वास्तव में देखिए किसी वस्तु की मांग पर आय का प्रभाव उस वस्तु की प्रकृति में निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर अधिकांश क्या होता है, वस्तुएं जिनका वो चयन करता है उनकी मात्रा बढ़ जाएगा, और इसके भी अगर आय में कमी हो जाएगा तो वो सामान्यतः जो वस्तु रहेगी, इस प्रकार की वस्तु को हम लोग पहले तो सामान्य वस्तु कहते हैं। और सामान्य वस्तु पर देखिए आय का जो प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय की दिशा में ही गतिमान होती है। अच्छी अथवा उत्तम कोटि के खाद्य पदार्थ, फैंसी वस्त्र आदि सामान्य वस्तु के उदाहरण। आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग बदलकर पूर्ण मांग वक्र की दाईं ओर से और तथा आय में कमी होने पर बाईं ओर खिसक जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जहां पर उनको मांग उपभोक्ता की आय की विरुद्ध दिशा में चली जाती है। ऐसे वस्तु को देखिए हम लोग निम्न स्तर वस्तुएं होंगे यहाँ पर, ठीक है, टिक कर लीजिएगा कि संज्ञा हम लोग देते हैं। निम्न स्तर वस्तुओं पर आय का प्रभाव यहाँ पर ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता की आय में देखिए वृद्धि होने पर इन वस्तु की जो मांग रहेगा वो घट जाएगा, जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, ये सभी इन सबके उदाहरण होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा लोचदार मांग क्या है। तो जिन वस्तु की मांग कीमत में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार कही जाती है। प्राय उन वस्तु की मांग में देखिए कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात ये होता है। फिर अगला सवाल है उत्पादन संतुलन क्या है। तो उत्पादक संतुलन का अभिप्राय क्या होता है, निर्गत के उस स्तर से जिस पर जो उत्पादक फर्म रहता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करता है। अतः इसे हम इस स्तर से कम या अधिक उत्पादन करने का प्रलोभन नहीं करते हैं, और यह उत्पादक के कुल लाभ के अधिकतम होने की स्थिति को भी दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि बजट सेट, ठीक है, और तथा बजट रेखा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो हमें बताना है। तो इनको देखिए प्रभावित करना, जिससे बजट सेट अथवा बजट रेखा को दो वस्तुओं को संयुक्त मात्रा या बंडल है जिनमें उपभोक्ता अपनी कुल मौद्रिक आय से खरीद सकता है। बजट से दो तत्व निर्भर करता है, पहला तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा बंडल में सम्मिलित दोनों वस्तुओं के मूल्य अथवा उपभोक्ता की आय तथा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन पर बजट सेट या बजट रेखा में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, लास्ट सवाल, सीमांत उपयोगिता क्या है, आपको बताना है। तो परिवर्तनशील लागत की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन होने वाली जो वृद्धि होती है उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिवर्तनशील लागत की एक इकाई को बढ़ाने जो हमें कुल उत्पादन मिलता है उस वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीमांत उत्पाद कहा जाता है। तो ये कुछ 11 सवाल थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा लिए। इससे पहले भी देखिए बहुत से वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स के बच्चों के लिए, तो सारे के सारे वीडियो को देख लीजिएगा और अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा और एग्जाम देकर जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।